The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but... मिल्खा सिंह कावेरी अम्मा से मिलने पहुंचते हैं और पीछे चुपके से उनकी आंखें बंद कर देते हैं और पूछते हैं बताओ कौन? नहीं बता सकती, कौन हो तुम? और बहन इशरी भी कहाँ पहचान पाती हैं भाई मोहन को? हाँ जी। तो फिर क्या, मिल्खा सिंह चश्मा उतारते हैं और बचपन की वही वाली लोरी कावेरी अम्मा को सुनाते हैं। तू यशोदा, मैं हूँ। और यही वो मोमेंट है जब कावेरी अम्मा अपने मिल्खू को और इशरी अपने भाई मोहन को पहचान लेती है। एक मिनट, वो कुछ गड़बड़ है। अच्छा, वैन गो मिश्रा अगर यही करे तो आर्टिस्टिक है, चली कहानी, और अभिषेक मिश्रा यही करे तो सीधा सीधा बात कर। सोचो मत कि कहाँ और कब और किसकी। हर बार बैकग्राउंड म्यूजिक एनालिसिस के लिए कोई एक सीन होता है जो मुझे बहुत इमोशनली मूव कर देता है और इंस्पायर करता है डिकोड करने के लिए। इंटरेस्टिंगली भाग मिल्खा भाग और स्वदेश में वो दोनों सीन बहुत एक जैसे थे और इन दोनों सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना प्यारा है कि अगर मैं उन्हें अदल बदल भी दूं ना तो भी ये सीन उतने ही सुंदर रहते हैं। मेरा मोहन। मैं देख रहा हूँ कि इस चैनल पर, YouTube शॉर्ट्स पर, Instagram रील्स पर इन जनरल अंडररेटेड इम्तियाज अली और उससे भी ज्यादा अंडररेटेड ए आर रहमान की बात बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमने सोचा आज थोड़े ओवररेटेड लोगों की बात कर लें। एक ओवररेटेड डायरेक्टर जिसका नाम है राकेश ओमप्रकाश मेहरा, क्या नाम भी नहीं सुना। महा ओवररेटेड शंकर-एहसान-लॉय और उससे भी ज्यादा ओवररेटेड ये पिक्चर भाग मिल्खा भाग। ये मूवी उस वक्त आई जब बायोपिक्स नहीं बना करती थी, मूवीज और डॉक्यूमेंट्री बना करती थी। और मेहरा साहब को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था इसके लिए। बोला था कौन देखेगा जो 50 साल पहले ओलंपिक्स हार गया ऐसे एक सिख स्प्रिंटर की कहानी। ना अपने वक्त में मिल्खा सिंह रुके थे, ना मेहरा साहब इन कमेंट्स को सुनकर रुके और ना आज हम रुकेंगे। लेट्स डिकोड टुडे द परफेक्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ऑफ भाग मिल्खा भाग। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में 3 बार रोया। कोई पूछ दे अगर 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिला था तो देश का बच्चा बच्चा कहेगा हमें उस दिन आजादी मिली थी। और उस दिन मिली आजादी तो सभी को प्यारी है ना, लेकिन अपना क्या गवा कर। पहली बार रोया जब मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने कत्ल किए, मेरे बहन भाई को गर्दनें उतारी। तुम में से इससे पहले कभी कोई दौड़ा है? मिल्खा का गांव था गोविंदपुरा जो मुल्तान में पड़ता था और बाद में सभी सिखों को वहां से मारकर भगाकर उन्होंने इस जगह का नाम रखा बस्ती बुखारी। आज भी अगर बस्ती बुखारी पर आप जूम इन करोगे तो देखोगे एक बहुत रेतीला इलाका है। उस दिन जब पूछा था तो मिल्खा ने अपना हाथ नहीं खड़ा किया था, लेकिन ध्यान से सोचें तो गर्म रेत पर आप चल नहीं सकते, आपको भागना ही पड़ेगा। तो ऐसा मिल्खा बचपन से चला कम, दौड़ा ज्यादा। घर जल्दी पहुंचना है। और यही वो नेचुरल टैलेंट था जिसमें वो 500 लोगों में जब कंपीट किया क्रॉस कंट्री रेस में तो 6ठे नंबर पर आया। और यही टुम्बी वाला बैकग्राउंड म्यूजिक फिर से बजता है जब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मिल्खा रेत पर भागता है, लेकिन इस बार गर्म रेत नहीं है, इस बार लद्दाख की ठंडी रेत है। भाग मिल्खा भाग का स्कोर यूं ही रैंडम नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी पर एक मास्टर क्लास है। जैसे इंसानी दिमाग का एक बहुत बेसिक फीचर है जिसे कहते हैं आदत। आदत क्या होता है? आदत वो बिहेवियर है जिसमें आपकी बॉडी, माइंड और इमोशंस सब ऑटो मोड में चले जाते हैं। तब कुछ नॉर्मल चलेगा, लेकिन फिर एक ट्रिगर होगा, एक चाबी होगी जिसके डलते ही आपकी बॉडी ऑटो मोड में चली जाती है। ये कोई शब्द हो सकते हैं, कोई हुक लाइन हो सकती है, कोई म्यूजिकल पीस हो सकता है, कोई एक्शन मूवमेंट हो सकता है। Kung Fu has that. Before punching a wall or a brick, they will do a certain hand movement. They'll breathe in a certain way. They'll ground their feet in the on earth, and then they'll breathe out, and then they will punch. ये इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा फीचर ही मिल्खा के दिमाग का बग है। मिल्खा की जिंदगी की सबसे ट्रॉमेटिक यादों को उसने एक बक्से में बंद कर दिमाग के किसी काले कोने में रखा हुआ है। पर ये 3 शब्द, ये 3 अल्फाज वो जब भी सुनता है वो चाबी हैं जिससे वो बक्सा हर बार खुल जाता है। और जैसे ही वो बक्सा खुलता है उस वक्त जो भी महसूस किया था, जो सुना था, जो धुंधले विजुअल्स हैं वो एक साथ खुल जाते हैं। बस चाबी लगनी चाहिए, यानी ये जो 3 अल्फाज है भाग मिल्खा भाग, ये कोई उसी इंटेंसिटी, उसी टोन में बस कह दे। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी की इनसाइट, ये जो इंटरनल एक्सपीरियंस है, ये बनता है इस पार्ट का बैकग्राउंड म्यूजिक। है ना जीनियस?
और सिर्फ दिमाग नहीं, इस चाबी लगने पर शरीर भी ऑटो मोड में चला जाता है। वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे उस दिन किया था। उस दिन मिल्खा को देखे तो वो एकदम शेल शॉक था, एकदम डरा हुआ था, एकदम कंफ्यूज था, इतना कि उसके पैर चल ही नहीं रहे थे। तो जब ट्रेन में टिकट नहीं ली होती और टीटी उनके पीछे भाग रहा होता है और दोस्त चिल्ला देता है भाग मिल्खा भाग, तो उसके पैर वहीं थम जाते हैं। तो सिनेमैटिक ब्रिलियंस देखिए कि जब यही 3 शब्द रोम ओलंपिक्स में उसके कोच चिल्लाते हैं, उसकी बॉडी ऑटो मोड में चली जाती है, वो रुक जाती है। मिल्खा के पिता ने मरने से पहले उसे 2 बातें कही थी। एक, भाग मिल्खा भाग, और क्या भागा मिल्खा, ऐसा भागा कि वर्ल्ड चैंपियन बन गया। पर दूसरी बात जो उन्होंने नहीं मानी वो ये थी, पीछे मुड़ के देखना भी अब उसका ऑटोमेटिक रिएक्शन है। मिल्खा सिंह ने पीछे मुड़कर क्यों देखा? और हमें बाद में पता चलता है कि मिल्खा ने सिर्फ उस दिन पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो लौट कर आया अपनी माँ की तलाश में। उसे क्या पता था कि जो जख्म उसे थोड़े बहुत लगे हैं वो एकदम गहरे हो जाएंगे। पिछला वाला बैकग्राउंड स्कोर बहुत एक्सटर्नल था, बाहर की वायलेंट आवाजों से बना हुआ था, लेकिन ये वाला जो बैकग्राउंड स्कोर है जो यहाँ से उपजेगा वो शोक मना रहा है, वो बहुत साइलेंट है, खामोश है। वैसे ये जो ब्रोकन सोल की टोन है एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट चेलो पर बजाई गई है जो इसको एक ग्लोबल साउंड देती है, एज इफ ये दिखाने के लिए पेन यूनिवर्सल है। मगर ये कहा जाता है कि दुख जहां खत्म होता है सारंगी वहां से शुरू होती है। ये कोई कहता वैसा नहीं है, मैं ही बोलता रहता हूँ। तो माँ बाप के मरने का दुख चेलो पर नहीं, माँ बाप के मरने का दुख और यही ब्रोकन सोल्स बचता है सारंगी पर। और जब इशरी और मिल्खा सरहद के उस पार इतने दिनों बाद मिलते हैं तो शायद मिलने की उतनी खुशी नहीं है जितना मातम है उन लोगों का जो गुजर गए, जो उनके थे। तो ये मूवी परफेक्ट सिनेमा इसीलिए है क्योंकि ये मिल्खा की 2 ट्रेजेडीज को आपस में एक साथ बांधता है। जैसे पार्टीशन का एक बहुत अग्रेसिव बैकग्राउंड स्कोर था और वो जाके ब्रोकन सोल्स में मिल जाता है, वैसे ही जो रोम ओलंपिक्स की हार है, उसकी जो रेस है वो बीच में बहुत अग्रेसिव हो जाती है, लेकिन एंड में वो मातम ब्रोकन सोल्स के मातम में ही मिल जाती है। दूसरी बार मिल्खा सिंह रोया जब मैंने रोम ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल मिस किया। इंसान के जहन को प्रेशर कुकर की तरह समझो। अगर बाहर की आग बहुत ज्यादा है तो अंदर प्रेशर बिल्ड होगा और गुस्से की सीटी बजेगी, और अगर वो भी ना बजने दी तो ये कुकर फट भी सकता है। तो इसी बात पे पकड़ते हैं ट्रेन और चलते हैं दिल्ली। एंजॉय। गुस्सा हम सभी को आता है, लेकिन कभी कभी ये एक्सप्लेन्ड एंगर होता है कि तुमने ये किया इसीलिए मुझे गुस्सा आया। लेकिन बहुत सारे वक्त ये जो एंगर है वो अनएक्सप्लेन्ड भी हो सकता है, यानी कि उसके नीचे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस तैर रहे होते हैं। पार्टीशन में तो सभी मरे और जो बच गए वो कितने बचे। पार्टीशन से निकला ये जो मिल्खा है वो हेल्पलेस है, फ्रस्ट्रेशन से भरा है, कंफ्यूजन है, डर है, अकेला महसूस कर रहा है, और ये सारे इमोशन एम्ड अप हैं टू 100x। क्लियरली वो बच्चा बहुत हैप्पी गो लकी था, लेकिन अब उसके बॉडी के अंदर से एक नेचुरल रिस्पॉन्स निकल रहा है टू दिस होल सिचुएशन व्हिच इज गुस्सा। और शायद यही है स्पिरिट ऑफ मिल्खा कि वो लड़ाई लेता है, पिटता भी है, गिरता भी है, लेकिन फिर से उठता है, कभी गिव अप नहीं करता। और इस स्पिरिट को कैप्चर किया है जिंदा के बैकग्राउंड म्यूजिक में। मूवी में तो वैसे आप कई सारी रेसेस देखते हैं, लेकिन सिर्फ एक रेस है जिसमें जिंदा का बैकग्राउंड स्कोर बजता है, और उसकी वजह है ये। सुना है बचपन में पाकिस्तान छोड़कर भागे थे, तब से भाग ही रहे। मिल्खा ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, वो इंडिया का ब्लेजर ताने हुए, वो नेशनल चैंपियन है, लेकिन ये कमेंट उसके अंदर के छोटे मिल्खा को बहुत हर्ट कर गया। वो छोटा मिल्खा शायद यही पूछ रहा है कि उसका सब कुछ छीन लेने के बाद भी वो एक पाकिस्तानी से क्या बेसिक हमदर्दी, थोड़ी बहुत इज्जत नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। और अगर नहीं दे सकते तो उस रेस में मिल्खा उस स्पिरिट से जाता है, जिंदा की स्पिरिट से जाता है, थोड़ा गिरता है, थोड़ा पीछे आता है अब्दुल खालिक से, लेकिन फिर घुमा के वापस देता है।
पार्टीशन की मायूसी ने उसे सिर्फ गुस्सा दिया। वो एक लाल दहकता शोला एक लाल बॉल की तरह है। ठंडा करें तो करें कैसे? तो लाओ बाल्टी। Enjoy. जिंदा के लिए प्रसून जोशी कहते हैं कि जिंदगी का घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या मर रहा है, पूरा मर ले। और सही बात है, इश्क बिना जिंदगी सिर्फ एक घड़ा भर पानी ही तो है। लेकिन जो इश्क में पड़े तो क्या बोला कि और अंग्रेज, मैं तो घड़े के चक्कर में था, तो पूरा का पूरा दरिया निकली, अब तेरा बनना है, भले इसके लिए मुझे डूबना ही क्यों ना पड़े। और कुछ इस तरह गलत राहों पर निकले हुए मिल्खा को सही राह पर लाने के लिए उसे मिलती है बीरो, और बजता है पीछे ये बैकग्राउंड म्यूजिक और अंग्रेज का। विजुअल पोइट्री देखिए आप भाई साहब, कि बीरो का दिल बाल्टी में रखे पानी की तरह है। मिल्खा ने भी उसे हाथ नहीं लगाया, मिल्खा ने सिर्फ केवल बाल्टी को हाथ लगाया, लेकिन दिल उसका कैसे हिचकोले खा रहा है, कभी इधर कभी उधर। और गाना पीछे क्या कहता है जब भी ये होता है? छपाक। छोड़ो, मुझे कोई गल नहीं जी। बीरो अगर ठंडा पानी है तो मिल्खा लाल गेंद। ये गेंद जो कुछ वक्त पहले ही गुस्से की लाल मिर्च में टप्पे खाया करती थी, आज सूफियाने इश्क के पीले रंग में रंग गई है। अंग्रेज के रंग में ऐसे रंगे, ऐसे पीले हुए कि अब जब आसमान में उछलते तो आसमान पीला हो जाता है, जब सड़कों पे चलते हैं तो सड़कें पीली की पीली हो जाती हैं। ऐसे तो ये लाल गेंद, ये इश्क दबे पांव छत पर मिलती है, लेकिन कभी कभी पहरेदारों को तमाचा भी दे जाती है। पर सबसे जरूरी बात यह कि मिल्खा के अंदर का जो गुस्सा था वो इस इश्क के ठंडे पानी में पड़कर ठंडा हो गया। तो बिल्कुल अंग्रेज से बिछड़ने का एक दुख है अपने दिल में, तो और अंग्रेज सारंगी पर बज रहा है, लेकिन एक फ्लूट भी है, एक उम्मीद भी है, एक वादा भी है कि कुछ करके ही लौटूंगा। मैं कुछ बन के तेरे से मिलने आऊंगा बीरो, तू इंतजार करेगी ना? सरदार जी। तो मिल्खा का सिर्फ एक गोल है कि लाइफ में अब इज्जत की रोटी कमानी है, अब मुझे कोई चोर चक्का ना कह दे। मैं नहीं रहना चोर। मिल्खा आर्मी में इसलिए गया ताकि उसे कोई चोर ना कहे, वो इज्जत की रोटी कमा सके। मिल्खा रेस में अव्वल इसलिए आता है क्योंकि उसे पता है कि जीतने वाले को इज्जत मिलती है और दूध मिलता है। और मिल्खा को इंडिया द कोट नहीं पाना, मिल्खा को क्या पाना है वो अभी ये बताता है। देख रहा हूँ कोट पहनने वाले को इज्जत ज्यादा मिल रही है, मैं भी पहनूंगा। चोर का दाग मिटाना था, इज्जत की रोटी कमानी थी, तभी तो आर्मी में आए थे। तो इतनी गर्मा गर्मी चल रही है, मिल्खा कुछ नहीं कहता, लेकिन सिर्फ एक सवाल का जवाब देता है। चोर साले, ओए मुझे चोर ना बोलो। अपनी जमीन से चोर कह के भगाया था, बेइज्जत करके भगाया था, इज्जत का बहुत भूखा है मिल्खा। तो हराएंगे ना शेर सिंह राणा को। और जिस कॉन्फिडेंस से मिल्खा कहता है आहो, गुरुदेव सिंह को उस पर पहली बार भरोसा आता है कि हाँ मिल्खा बनेगा इंडिया। अक्सर आर्मी कैंप्स में दिन की शुरुआत या आर्मी के बिगुल बजकर होती है। यहाँ जो शुरुआत हुई है वो उस कॉन्फिडेंस की हुई है जो गुरुदेव को, इंडियन आर्मी को मिल्खा पर है कि ये जीतेगा। तू ऐसे 100 शेर सिंह राणा को रहेगा। ध्यान से सुनो तो रेस की शुरुआत में एक वायलन बजता है। ये वायलन शेर सिंह राणा है, जो बहुत बेसी है, बहुत हेवी है, बिल्कुल उसके ईगो, उसके स्टेचर की तरह। और आप देखोगे जैसे जैसे रेस में शेर सिंह राणा लीड लेता है, ये बेसी वायलिन बहुत तेज बजने लग जाता है। पर जब मिल्खा स्पीड पिकअप करता है तो ड्रम्स बजते हैं और एक वायलिन बजता है, और इसकी जो तेजी है वो उस बेसी वायलिन से बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे मिल्खा रेस लाइन के करीब जा रहा है, ये वायलिन, ये ड्रम्स और तेज होते जाते हैं, ये बढ़ रहे हैं और सडनली एक क्रैश आता है। आप विजुअली इसे बाद में देखते हो, म्यूजिकली ये क्रैश आपको पहले से ही दिखा दिया जाता है, मेजर को माइनर में कन्वर्ट करके। अब बात तो ये भी सच है कि मिल्खा क्या दौड़ा। गुरुदेव सिंह ने जो कल उस पर भरोसा दिखाया था वो उस पर खरा बिल्कुल उतरा, लेकिन बस एंड में थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो म्यूजिक वही बज रहा है, लेकिन एक मेलंकलिक फ्लूट पर। आगे चलकर मिल्खा के कोचेस जब भी उन पर एज अ रनर भरोसा दिखाएंगे तब यही ट्यून बजेगी। यानी कि कोई कंकर पत्थर तेरा कुछ बिगाड़ ही ना पाए। तुमने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ गुरुदेव। एक्चुअल में पूरे पाकिस्तान को ये लगता था कि एशियन गेम्स जो टोक्यो में हुए थे उसमें जब अब्दुल खालिक को मिल्खा ने हराया था तो वो बाय चांस हराया था, बाय लक हराया था, कि वो लास्ट मोमेंट पे स्टम्बल कर गए और उस लाइन पर पहले गिर गए। पर आज जब पूरे पाकिस्तान ने और जनरल अयूब ने मिल्खा सिंह को भागते हुए देखा तो उनका मिल्खा सिंह पर वही भरोसा जागा जो इंडियन कोचेस और इंडियन आर्मी को था। तो वही वाली ट्यून बजती है, लेकिन अब एक बड़े स्केल पर।
मिल्खा सिंह हमेशा इज्जत और इश्क के लिए दौड़े। ऊपर ऊपर से देखें तो लगेगा कभी मेडल के लिए दौड़ता है, कभी दूध के लिए दौड़ता है, कभी इंडियन ब्लेजर के लिए दौड़ता है, लेकिन डायरेक्टर आपको इमीडिएटली दिखाते हैं कि वो इन सभी चीजों को किसी और पर चढ़ा देते हैं। उन्हें इन चीजों से कोई मोह नहीं है। अरे पीले यारा, तू पके देख। जैसे पार्टीशन के वक्त दिनों से कुछ खाया नहीं होता, लेकिन जैसे ही अपनी बहन का नाम लाउडस्पीकर पे सुनता है, 1 सेकंड में सब छोड़ के दौड़ पड़ता है। मिल्खा सिंह गांव गोविंदपुरा, जिला मुल्तान से आर्मी स्टाइल पर पहुंचे। श्री सिर्फ अब मिल्खा की बहन नहीं है, उसका पूरा परिवार है। मिल्खा सिंह जब भी बैठकर अपने परिवार की कुछ बातें बताते हैं तो एक स्पेसिफिक ट्यून बजती है जो ढपली पर बज रही है, एज इफ आओ चलो तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। और जब हम इन सीन्स को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मिल्खा सिंह एक फोटो एल्बम के साथ बैठे हुए हैं और दिखा रहे हैं कि मेरी माँ ऐसी थी, मेरे पिता ऐसे थे। यहाँ पे तारीफ होनी चाहिए सिनेमेटोग्राफर विनोद प्रधान की कि उन्होंने इन सीन को बिल्कुल उन फोटोग्राफ्स की तरह से ट्रीट किया। The past time I did try to make it look like a black and white picture. A black and white picture when it becomes old and if it's not treated well, it becomes yellow. देखो टेक्नीशियन भी कैसे इंप्रूव करता है। रंग दे बसंती में जब उन्होंने ये जो सेपिया का स्ट्रॉन्ग फिल्टर लगाया था तो वो पूरे फ्रेम पर लग जाता था, लेकिन एक और लर्निंग थी जो विनोद प्रधान ने ओवर द टाइम भाग मिल्खा भाग में अप्लाई करी। So with that experience I realized now if there's a yellow photograph but किसी ने पेंट किया हो उसको तो फेस में थोड़ा सा कलर रह गया। बहुत बड़े बचपन की जब मिल्खा सिंह कहानी सुनाने बैठते होंगे तो इस सीन की जरूर वो बात करते होंगे। ये याद उनके लिए इतनी जरूरी है। बाबूजी मैं बड़ा होके फौजी उड़ूंगा। ओए मेरा फौजी, मिल्खा सिंह हाजिर हो, सैल्यूट। ऐसा भी हुआ जब मिल्खा सिंह जेल गए तो ईश्वरी ने अपने कानों के कुंडल बेचकर उनकी बेल कराई। तो तब भी क्योंकि ईश्वरी का परिवार तो बस वही है ना, तो यही परिवार वाला म्यूजिक बजता है। तेरी सोने दी बालियां कहाँ है? तो जब सालों बाद मिल्खा सिंह फौजी बनते हैं, जब वो इंडियन का ब्लेजर पाके आते हैं, तो ये एक बहन के लिए बस कोई चेकलिस्ट या कोई लाइफ अचीवमेंट नहीं है, ये उनके पिता की वो आखिरी ख्वाहिश है जो उन्होंने अपने बेटे के लिए देखी थी। माँ ने शायद विदा होते वक्त ही अपने कान के कुंडल उसको थमा दिए होंगे। वो कुंडल वो वापस लाता है, अपने दम पर मिल्खा वापस लेके आता है। तो मिल्खा ने सिर्फ एक बहन की नहीं, एक बेटी की भी ख्वाहिश पूरी करी है। सालों पहले उनके पिता ने मिल्खा को सैल्यूट किया था, आज उस बेटी की बारी है। और जब इज्जत कमाकर बीरो के पास वापस गए तो देखा वो है ही नहीं, तो और अंग्रेज का वही म्यूजिक सारंगी पर बजता है। सारंगी पर क्यों? क्योंकि जहां से दुख खत्म होता है वहां से यार उसकी शादी हो गई। शादी की वो लाल चुनरी जो बीरो के माथे पर सजानी थी, इतने सालों से सपना उसी चीज का देखा था, और वो चुनरी जो पुल पर बैठे बैठे कई बार किस्मत की हवा उड़ा ले जाती थी, आज खुद फिर से अपने हाथों से उसे छोड़ दिया। अगर हमें फिजिकली चोट लग जाती है तो हम उस पर पट्टी लगा देते हैं, लेकिन अगर हमें मन में चोट लग जाए तो मन डर की पट्टी उस घाव पर लगा देता है। और मिल्खा ने एक रेस ऐसी भी दौड़ी जिसमें उनके पैर पर फिजिकल घाव थे। उनका ना सिर्फ दौड़ना बल्कि नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ना ये कोई चमत्कार ही हो सकता था। तो गुलजार साहब के पास जब राकेश गए तो गुलजार साहब ने लिखी हैं 2 लाइनें उनके लिए कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। और इस गुरबानी के म्यूजिक के तले मिल्खा तोड़ते हैं नेशनल रिकॉर्ड। जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो जब शरीर के घावों से पट्टी हटी तो मिल्खा ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। अगर यही मन के घावों से डर की पट्टी हट जाए तो फिर सोचो कौन से रिकॉर्ड टूट सकते हैं। पहले मिल्खा ने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, लेकिन जब हिम्मत करके वापस गए तो वही ब्रोकन सोल वाला बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है जो अपनी माँ की मौत पर बजा था। पर अब ये इलेक्ट्रिक गिटार में बज रहा है क्योंकि एक हिम्मत, एक साहस चाहिए अपने डर को फेस करने के लिए। वहां पोस्टर उड़ रहे हैं कि अब्दुल खालिक वर्सेस मिल्खा सिंह, लेकिन वो सबसे ऊपर हैं क्योंकि वो एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं अपने मन में, और ये म्यूजिक कंटिन्यू करता है।
और अगर सिर्फ 3 शब्द भाग मिल्खा भाग से इतनी मेमोरीज ट्रिगर हो सकती थी, तो सोचो जब उन सड़कों पर वापस जाएंगे तब उनका क्या हाल होगा। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो कोई ड्रामेटिक आवाज नहीं होती है, सिर्फ वो और रोने की आवाज। कहने को तो हम बैकग्राउंड म्यूजिक का एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि सबसे इफेक्टिव सीन्स में कभी कभी बैकग्राउंड म्यूजिक का ना होना, यानी साइलेंस ही सबसे बड़ा म्यूजिक होती है। वापस गए, रोए, अपना दिल हल्का किया, दोस्त से मिले, पता चला वो जिंदा है। दोनों ने ये कंक्लूड किया कि हालात बुरे होते हैं, लोग बुरे नहीं होते, माफ किया। और फिर जब रेसिंग ट्रैक पर वापस पहुंचे तो इस बार दौड़े नहीं, इस बार उड़े। और इस प्योर मोमेंट में बचती है वही गुरबानी। कि जैसे छोटा मिल्खू, उसके कोई घाव नहीं थे, उसने पार्टीशन को देखा नहीं था, वैसे ही आज जब घाव भर गए तो बड़ा मिल्खा भी उतना ही फ्री और उतना ही हल्का है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है। इस सेटअप को लगाने में मुझे बड़ा टाइम लग गया, रात के अभी 4 बज रहे हैं। ये स्क्रिप्ट ने मेरा बहुत टाइम लिया, मैं वैसे भी बिजी था, मुंबई में था। मैंने कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे हैं जिसे मैं बहुत जल्दी रिलीज करूंगा, उन्हें जरूर देखना। ये सेटअप लगाने में बड़ा टाइम लग गया, लेकिन जो भी है देर आए दुरुस्त आए। एंड आई होप कि अब इस साल में मैं बहुत जल्दी वीडियोस निकालूंगा। मैंने बहुत सारी बातें कही, जैसे और लिंक्स चाहिए और इंटरेस्ट है तो मैं एक रिसर्च डॉक्यूमेंट अपने मेंबर्स को देता हूँ। उसके लिए प्लीज आप मेरा मेंबरशिप खरीदिए, बाय मी अ कॉफी, and I'll see you in the next video. Just sounds of laughter.